नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है मोहब्बत हो ही जाती है। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। विद्युत आज बहुत खुश दिखाई दे रहा था, कारण आज पहली बार गांव की शादी देखने जा रहा था। वैसे तो उसकी पैदाइश उसके नानी के घर में ही हुई थी, जो कि एक गांव था। उसके दादा दादी भी गांव में ही रहते थे, परंतु उसका वास्ता गांव से कम ही रहा, क्योंकि उसके पापा इनकम टैक्स विभाग में अफसर थे और वर्तमान में दिल्ली में पोस्टेड थे, तो परिवार वहीं रहते थे। बड़ा सा सरकारी क्वार्टर, 4 बेडरूम, डाइनिंग हॉल, बड़ा सा किचन, घर के बाहर पार्क में खड़ी बड़ी सी सरकारी गाड़ी। 3 भाई बहनों में विद्युत सबसे छोटा था। बड़ा भाई आशीष, उसके बाद आशा और सबसे छोटा विद्युत। सबसे छोटा होने के कारण विद्युत अपने घर का लाडला भी था। माँ पापा उसे बेहद लाड करते थे और दोनों भाई बहन भी उसे बहुत प्यार करते थे, तो विद्युत की जिंदगी बड़े ही मजे से कट रही थी। विद्युत बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था, पढ़ाई में अव्वल आता था। उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, उसे घूमना बेहद पसंद था। वैसे तो विद्युत बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था, परंतु उसे झूठ से सख्त नफरत था। ना वह झूठ बोलता था और ना ही उसे सुनना पसंद था, पर उसे कहाँ पता था कि एक झूठ उसकी जिंदगी बदल देगी। विद्युत अभी 12th में सेकंड ईयर का स्टूडेंट था और रोहित जो उसके साथ पढ़ता था उससे अच्छी दोस्ती थी। रोहित की मौसेरी बहन की शादी थी गांव में, तो वह विद्युत से भी जिद करने लगा कि चलो ना गांव की शादी देखने चलते हैं। नहीं यार, पापा नहीं मानेंगे और एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है तो तैयारी भी करनी होगी, अगली बार फिर कभी चलेंगे, कह करके विद्युत ने टाल दिया। परंतु रोहित ने भी उसे ले जाने की ठान ली थी, सो जिद करता रहा। आखिरकार विद्युत मान गया, पर एक शर्त पर, अगर मम्मी पापा जाने के लिए हाँ बोलेंगे तभी। विद्युत अपने पापा से इजाजत मांग करके रोहित की मौसेरी बहन की शादी में जाने के लिए तैयार हो गया। अब वह बहुत ही उत्साहित हो रहा था शादी सेलिब्रेट करने के लिए। वैसे तो विद्युत बड़ा ही नाजुक था, उसे बिना एयर कंडीशन के नींद नहीं आती थी। जून का महीना, गर्मी चरम पर थी, पता नहीं कैसे गांव की गर्मी बर्दाश्त करेगा। गांव में तो लाइट भी प्रॉपर नहीं होता है, कभी कभी ही आता है, कैसे रहेगा विद्युत। उसकी मां शारदा को फिक्र हो रही थी, पर उसके पापा ने समझाया कि कोई बात नहीं, कभी कभी एनवायरनमेंट चेंज करना भी अच्छा होता है, तुम बेकार में डर रही हो शारदा। विद्युत अब बड़ा हो गया है, वह अपना ख्याल रख सकता है। शारदा देवी मन महसूस करके रह जाती। रोहित का गांव दिल्ली से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर था, तो विद्युत को देखते हुए रोहित ने ट्रेन की टिकट ले ली, सेकंड एसी, ताकि विद्युत को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। थैंक यू यार, रोहित से विद्युत ने कहा। किस लिए? रोहित ने हंस करके पूछा। तुम्हारी वजह से आज मुझे गांव की हरियाली, गांव के रीत रिवाज, गांव का परिवेश, गांव की संस्कृति देखने का अवसर मिल रहा है। यूं तो विद्युत अभी 12th ईयर का स्टूडेंट था, परंतु उम्र में ज्यादा ही समझदार था। अपनी हैसियत, अपने रुतबे को उसे जरा भी घमंड नहीं था। ट्रेन शाम 4 बजे लोदीगंज के लिए रवाना हो गई। लोदीगंज रोहित की मौसी का गांव। रोहित और विद्युत बड़े आराम से अपने अपने सीट पर बैठ गए। ट्रेन चल दी अपनी मंजिल की ओर। विद्युत एक मैगजीन खरीद करके पढ़ने लगा, क्योंकि उस समय लैंडलाइन भी मुश्किल से किसी किसी के पास होता था, तो मोबाइल होने की तो गुंजाइश ही नहीं थी। मोबाइल सरकारी अफसरों के पास या बहुत पैसे वालों के पास होता था, परंतु उनके बच्चों के पास नहीं। पढ़ते पढ़ते विद्युत अपनी सीट पर लेट गया और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। आंख खुली तो
लोधीगंज स्टेशन आ चुका था। जल्दी जल्दी दोनों नीचे उतरे। विद्युत ने इधर उधर देखा, छोटा सा स्टेशन था इसलिए ज्यादा भीड़ नहीं थी। उसने पानी का बोतल खरीदा और सारा पानी एक बार में ही पी गया, क्योंकि वहां गर्मी बहुत हो रही थी और गर्मी के कारण उसका गला सूखने लगा। रोहित ने अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई तो थोड़ी दूर पर एक दो ऑटो रिक्शा खड़े थे। उसने रिक्शे वाले को आवाज लगाई और गांव चलने के लिए पूछा। रिक्शे वाले ने हाँ कर दी तो दोनों दोस्त गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर में रिक्शा स्टार्ट हो गया और भोजपुरी सॉन्ग लगा करके गुनगुनाते हुए अपना रिक्शा दौड़ाने लगा। यूं तो विद्युत को गाने के बोल कुछ समझ में नहीं आ रहे थे, परंतु वह भी म्यूजिक को एंजॉय कर रहा था। रिक्शा कुछ ही मिनटों में पक्की सड़क से उतर करके कच्ची सड़क पर चलने लगा। मतलब गांव नजदीक आ गया था। विद्युत सब कुछ बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। नंगे बदन नंगे पैर अपनी ही धुन में मस्त दौड़ते बच्चे, सर पर धान की गठरियों को लेकर के सड़क के किनारे चलती औरतें, गठरियों से झांकती धान की सुनहरी बालियां, गाय भैंसों को दूर खेत में चरा करके लौटते बुजुर्गों को भी बड़े शौक से देख रहा था विद्युत। थोड़ी देर में रिक्शा रोहित के कहने पर एक गली में मुड़ गई और फिर बच्चों का शोर सुनाई देने लगा। कुछ लड़कियां भी मेकअप सेकअप करके इधर उधर फुदकती दिखाई दे रही थी। विद्युत समझ गया कि घर आ गया रोहित का। दोनों रिक्शा से उतर करके किराया चुका करके घर में दाखिल हुए और मौसी को देखते ही उनके पैरों में झुक गया रोहित। विद्युत ने भी मौसी को झुक करके प्रणाम किया। मौसी ने दोनों को हर्षित हो करके आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो, खूब पढ़ो लिखो। फिर उन्होंने विद्युत की तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो जल्दी से रोहित ने परिचय कराया। मौसी, ये मेरा दोस्त विद्युत है, मैं इसे गांव की शादी दिखाने लाया हूँ। मौसी सुन करके बहुत खुश हो गई। बहुत बढ़िया कियो बेटा। चाची, पूजा की थाली कहाँ है? किसी ने आवाज लगाई तो चाची बताने चली गई। रोहित और विद्युत सीधे गुड्डी के कमरे की तरफ बढ़े। गुड्डी रोहित की मौसेरी बहन जिसकी शादी हो रही थी। रोहित को देखते ही गुड्डी दौड़ करके आके उससे लिपट गई और भावुक होते हुए बोली, भैया मुझे तो लगा अब आप नहीं आएंगे। अरे पगली, ऐसा भी हो सकता है क्या कि बहन की शादी हो और भाई ना आए? रोहित ने कहा। गुड्डी के कमरे में गुड्डी की सहेली नंदनी बैठी थी, जो विद्युत और रोहित को देख करके थोड़ी झेप गई और शर्मा करके कमरे से निकलने लगी। तो गुड्डी ने कहा, कोई नहीं है नंदनी, यह मेरे रोहित भैया हैं। और विद्युत, जो अब तक चुपचाप अनमना सा किनारे में खड़ा था, देख करके थोड़ा ठिठकी। तो हंसते हुए रोहित ने कहा, अरे ये मेरा प्यारा दोस्त विद्युत, जिसे मैं तुम्हारी शादी दिखाने लाया हूँ। वैसे तो गुड्डी रोहित की हम उम्र ही थी, बस 3-4 महीने छोटी थी या भैया ही कहती थी। विद्युत को देख करके गुड्डी बहुत खुश हुई। फिर दोनों दोस्तों को बैठा करके गुड्डी नंदनी को भेजी कि जा माँ से मांग करके कुछ नाश्ता लेकर के आ। नंदनी अपने दुपट्टे को संभालती दोनों से बचते हुए थोड़ी शर्माते हुए भागी। हालांकि विद्युत कुछ खास नोटिस नहीं किया उसे। कुछ देर में नंदनी एक प्लेट में रसगुल्ले, आम, अंगूर, नमकीन इत्यादि भर के ले आई। साथ में एक मग ठंडा शरबत और एक गिलास भी। क्यों रे नंदनी, एक ही गिलास लाई है, एक और नहीं मिला? गुड्डी सकुचाते हुए पूछी। अब शादी ब्याह के घर में सब कुछ जगह पर कहाँ होता है? नंदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, सब चलता है, हम कोई मेहमान थोड़े ना हैं। रोहित ने हंस करके कहा, आज मड़वा है और वंश रोपण की तैयारी चल रही थी। गांव की ठकुराइन गांव की औरतों को गीत गाने के लिए बुलाहटा देने गई थी। छिटपुट औरतें भी आ रही थी। बाकी घर तो घर के मेहमानों से ही भरा हुआ था। हर तरफ शोर, खुशी का माहौल था। वंश रोपण के बाद रात में सत्यनारायण भगवान की पूजा के बाद खाने की तैयारियां शुरू हो गई। गांव के सभी बड़े बूढ़े बच्चे खाना खाने आ गए, क्योंकि उस समय थाली सिस्टम बहुत ही कम प्रचलित था और खाना भी 4-5 दिन तक खिलाया जाता था। रोहित और विद्युत भी खाना खिलाने में जुट गए। खाना खिलाने के बाद सब घर वाले भी खाना खा करके फ्री हो गए तो सब बच्चे जिद करने लगे कि अंताक्षरी खेलेंगे। अंताक्षरी खेलने के शोर मचाने लगे। गर्मी का दिन था तो सभी छत पर ही डेरा डंडा जमा करके बैठे थे। एक तो चांदनी रात थी, ऊपर से जनरेटर से लाइट बत्ती का भी इंतजाम था।
चांद की रोशनी में सब गोल बैठ करके अंताक्षरी का आनंद लेने लगे। नंदनी भी खाना खा करके जाने लगी तो गुड्डी ने उसे रोक लिया अंताक्षरी खेलने के लिए। सब लोग खेलने में मगन थे। नंदनी का ध्यान बार बार जा रहा था और विद्युत अंताक्षरी खेलने में मगन था। वैसे विद्युत था ही ऐसा कि उसे देख करके किसी की भी जवां दिल की धड़कन ठहर जाए और दूध जैसी सफेद रंगत, ग्रीन आंखें उस पर कयामत ढाते, उसके काले घने बाल, ओफ, नंदनी भी बला की खूबसूरत थी। नंदनी 12th फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। पढ़ने में ठीक ठाक थी, ना बहुत होशियार ना कमजोर, पर बातूनी और स्टाइलिश बहुत थी। कॉलेज से वास्ता नहीं था, प्राइवेट से एग्जाम देने वाली थी। किसी तरह बीए कंप्लीट कर लेने का इरादा था, क्योंकि कॉलेज नजदीक में नहीं था, उसके लिए शहर जाना पड़ता। माँ बाप उतनी हैसियत रखते नहीं थे कि शहर में रख करके पढ़ा सकें। ऊपर से 2 और भी तो थे, उन्हें भी तो पढ़ाना था। विद्युत एकदम उल्टा किताबी कीड़ा, पढ़ने में एकदम होशियार, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग करना चाहता था, जिसके लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया था। भला उसे गांव की लड़कियों में क्यों इंटरेस्ट हो सकता था, उसका तो पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर था। अंताक्षरी में लड़कियां विनर हुई, सब खुशी से चिल्ला रही थी। लड़के खींच करके सोने चले गए थे, लड़कियां उनकी बेजारी पर हंस रही थी। रात को देर से सोने के कारण सुबह विद्युत देर तक नींद की आगोश में था कि रोहित उसे उठाने आया। उठना यार, पंडित जी को बुलाने जाना है देव पूजन के लिए। गर्मी में तुझे कैसे नींद आ रही है? विद्युत थोड़ी देर टाल मटोल करने के बाद बेमन से उठ गया। क्या यार, सोने भी नहीं देते ठीक से, वह चिल्लाया। फिर वो उठ करके जल्दी से नहा धो करके पंडित जी को बुलाने चला गया। तब तक दूसरी रस्में चालू हो गई। हल्दी कलश, उसके बाद वट वृक्ष के नीचे पत्तियां कटवाने के लिए घर एवं गांव की सभी औरतें लड़कियां खूब सज धज करके जेवर गहने लाद करके गाजे बाजे सहित चली वट वृक्ष के पास जाने को। नंदनी भी खूब तैयार थी, विद्युत को इम्प्रेस भी तो करना था। पत्तियों को काटने के लिए भाई भी जाता है साथ में तलवार लेकर के, ऐसा रिवाज था। सो रोहित भी जा रहा था। रोहित था तो विद्युत को तो उसके साथ जाना ही था। सभी औरतें नई दुल्हने घूंघट डाल करके मीठी मीठी लोकगीत गालियां गाने में लगी थी। विद्युत को उनके अटपटे गीत सुन करके झिझक हो रही थी, उसे जल्दी से घर जाना था। यह देख करके लड़कियां और तेज स्वर में गाली गाने लगी। रोहित उसे इग्नोर करने के लिए कह रहा था। खैर, फिर शाम तक बारात आ गई और फिर सारे रस्मों रिवाजों के साथ शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। शादी में नंदनी के पापा भी आए थे और उनकी नजर बार बार विद्युत पर जा रही थी। शादी के बाद जब सब कुछ कुटुंब लोग धीरे धीरे जाने लगे तो रोहित और विद्युत भी जाने की तैयारी करने लगे। पर इधर नंदनी के पापा के मन में जो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी, क्योंकि गुड्डी और नंदनी दोनों पक्की सहेलियां थी, साथ में अच्छे पड़ोसी भी, तो उनके पेरेंट्स के बीच भी बेहद अपनापन था। मौका देख करके नंदनी के पापा आ गए रोहित के मौसी के पास और दोनों खुसुर फुसुर करने लगे। फिर रोहित की मौसी ने रोहित को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो रोहित ने कहा कि हाँ मौसी, बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। और मौसी ने जो कहा उसे सुन करके रोहित के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो थोड़ा गुस्से में बोला कि मौसी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, पर क्या आपको ख्याल है कि आप क्या कह रही हैं? विद्युत मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। सुरेश अंकल विद्युत के पापा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? उन्होंने मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ भेजा था विद्युत को। मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगा, विद्युत का करियर बर्बाद हो जाएगा। उसके बड़े बड़े सपने हैं, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, मैं उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। रोहित गुस्से से आग बबूला हो रहा था। नंदनी के पापा गिड़गिड़ाने लगे कि बेटा, तुम तो जानते हो मेरी नंदनी कितनी सुंदर है, स्मार्ट है, उसका रहन सहन, उसके तौर तरीके अमीरों वाले हैं। बड़े घर की बहू बन जाएगी तो उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मैं भला गरीब बाप उसे क्या दे पाऊंगा? मेरी 2 लड़कियां और भी हैं, मैं सबको अमीर घर में ब्याह कर नहीं सकता।
इतनी मेरी औकात नहीं। वह दोनों तो फिर भी साधारण रहन सहन, साधारण जीवन जी लेंगे, पर इसके ख्याल, इसके ख्वाब ऊंचे घराने जैसे हैं। मैं उसे कहाँ से इतना सब कुछ दे पाऊंगा? इसलिए मेरी नंदनी का ब्याह अपने दोस्त से करवा दो। मेरी बेटी के भाग जाग जाएं, मैं गंगा नहा लूंगा। पर यह मुमकिन नहीं है अंकल। विद्युत अभी छोटा है, उसे अभी बहुत आगे जाना है। उसके पढ़ाई लिखाई, कैरियर सब बाकी हैं। अंकल नहीं मानेंगे, कभी हाँ नहीं कहेंगे इस रिश्ते के लिए। बेटा, उनसे अभी कहेगा कौन? बस तुम साथ दो तो इसी मंडप में दोनों का ब्याह करा देंगे। बाद में जो होगा देख लेंगे। रोहित हैरान परेशान था। वह बार बार साफ मना कर रहा था, उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था यह डील। वे लोग उसके पीछे ही पड़ गए, पर रोहित भी जिद पर अड़ा रहा। वह जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहता था, पर उसे कहाँ पता था कि यहाँ किसी की जिंदगी, किसी का भविष्य हमेशा के लिए कैद होने वाला था। नंदनी के पापा रोहित को धमकाने लगे कि अगर विद्युत से नंदनी की शादी नहीं करवाओगे तो तुम्हें करनी होगी मेरी बेटी से शादी। तो चाहो तुम करो या दोस्त से करवाओ। रोहित पूरी तरह डर गया था और फिर काफी जद्दोजहद के बाद विद्युत से शादी करवाने के लिए मान गया। नंदनी के पापा को यकीन था कि उनकी बेटी इतनी खूबसूरत है कि एक ना एक दिन अपना बना ही लेगा विद्युत उसे। विद्युत कब से रोहित को ढूंढ रहा था। शाम 5 बजे की ट्रेन थी, उन्हें आज ही वापस लौटना था। रोहित ने बहाना बना दिया, आज मारे थकान के सर फटा जा रहा है, बदन में भी काफी दर्द है, चला नहीं जाएगा, कल चलते हैं, कल सुबह निकल जाएंगे। विद्युत को कुछ खबर ना थी कि क्या होने वाला है। चुपके चुपके सारी तैयारियां होने लगी। एक ही दिन में सारी रस्में होनी थे। विद्युत ने तो इस तरह का कभी कुछ सुना भी नहीं था। भला उसे क्या पता था क्या साजिश हो रही है उसके खिलाफ। सुबह तड़के नंदनी के घर वाले आ गए और चुपके चुपके रस्मों की तैयारियां शुरू हो गई। देवी देवता को मनाया जाने लगा। नंदनी को पता चला तो पहले तो वह शॉक्ड हो गई। उसे इस तरह धर पकड़ के शादी करना बिल्कुल मंजूर नहीं था, पर फिर उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत समझाया, ऊंच नीच समझाया तो वह मान गई, क्योंकि वह भी तो विद्युत को पसंद करने लगे थे। उसने भी सोचा कि वह विद्युत को मना लेगी। उसे भी अपने रूप का थोड़ा तो घमंड था ही। गुड्डी तो इन सब बातों से बेखबर अपने ससुराल में थी। नंदनी अपने मन का हाल बयां करे तो किससे। फिर बात हल्दी लगने की आई। नंदनी को हल्दी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर समस्या थी विद्युत को कैसे बुलाए। फिर बहाने से उसे बुलाया गया। रोहित की मासी ने कहा कि बेटा, लड़की के विदाई के बाद घर में बचे मेहमानों को हल्दी लगाई जाती है। विद्युत को कुछ अटपटा लग रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, पर समझ नहीं पा रहा था। उसे क्या पता था उसका दोस्त अपनी खुशी बचाने के लिए उसकी जिंदगी दांव पर लगा रहा था। शाम को बेहद साधारण तरीके से 10-20 लोगों के सामने शादी की रस्म चालू हो जाती है। विद्युत को पहनने के लिए पीताम्बर यानी धोती और कुर्ता दिया जाता है। क्यों, अब क्या होगा? विद्युत पूछता है। पंडित जी कहते हैं बेटा, रस्म है, पहन लो और मंडप पर चलो। रोहित का कहीं अता पता नहीं था। वह जाने से इनकार कर देता है। अब उसकी समझ में कुछ कुछ आने लगता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बंदूक की जोर से डरा धमका करके नंदनी की मांग में विद्युत का नाम लिख दिया जाता है। विद्युत को मजबूरन उसको मांग में सिंदूर भरना पड़ता है। रोहित लाचार बेचारा बन करके छुप करके कोने में बैठा रहता है। विद्युत का दिमाग काम नहीं कर रहा था। गुस्से और अपमान से उसका सर फटा जा रहा था। वह बच्चा था, पर इतना भी नहीं कि शादी का मतलब ना समझ सके। अपना फ्यूचर उसे अंधेरे में डूबता दिखाई देने लगा। उसकी जिंदगी चौपट कर दी गई थी। वह जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहता था, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। वह सतर्क हो गया। उसने मन में पक्का कर लिया, शांत रहेगा और सबको यकीन दिलाएगा कि वह ठीक है और मौका देख करके भाग जाएगा। रात होने तक वह खामोश रहा। जो भी विधि विधान करवाई गई चुपचाप करता गया। नंदनी की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। नंदनी मन ही मन खुश हो रही थी। उसके तो भाग्य जागे जो विद्युत उसे मिल गया। इतना बड़ा घर परिवार, पैसे वाला, ऊंची नाक वाले के घर में उसका रिश्ता हो गया।
आने वाले मुसीबतों से अनजान वह खुश हुई जा रही थी। रात के सन्नाटे में जब सब थक करके गहरी नींद में सो गए थे, विद्युत उठा, इधर उधर देखा, कोई नहीं था। नंदनी भी कमरे में बेहोश पड़ी थी, मतलब नींद के मारे। सब निश्चिंत हो करके सो रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि विद्युत कुछ उल्टा सीधा करेगा। सबको लग रहा था कि वह ठीक ही है, पर विद्युत इस मौके का भरपूर फायदा उठा करके भाग जाने की प्लानिंग कर रहा था। धीरे धीरे वह मेन दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, किसी चीज से टकरा ना जाए। अंधेरे में आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी खोली और दबे पांव बाहर निकल गया। एक तो अंधेरी रात थी और लाइट भी नहीं था, तो पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, घोर अंधेरा। विद्युत हनुमान जी को याद करते हुए सरपट भागे जा रहा था सड़क की तरफ। भीतर से बेहद डरा हुआ, पर अपने आप को हौसला देते हुए वह आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर चलने पर पक्की सड़क मिल गई। जिस रास्ते पर वह आया था उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, किधर जाएं। फिर वह रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। रेलवे स्टेशन भी गांव से 3-4 किलोमीटर दूर था, पर मरता क्या न करता। अंधेरी रात में वह सड़क पर अकेले दौड़ते जा रहा था। थोड़ी दूर चलता, फिर रुक जाता, इधर उधर देखता, हर तरफ सन्नाटा, कहीं कोई रोशनी नहीं। उसे अपनी मम्मी की याद आ रही थी। वह जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था, अपने पापा की पनाह में छुप जाना चाहता था। भागते भागते सुबह के 4 बज गए और स्टेशन दिखने लगा तो उसकी जान में जान आई। पर अभी भी खतरा टला नहीं था, किसी भी वक्त लड़की वाले आ सकते थे। सुबह 5 बजे की ट्रेन खुलती थी दिल्ली के लिए, मतलब 1 घंटा किसी तरह उसे छुप करके रहना था। वह स्टेशन के पास एक पेड़ के नीचे छुप करके बैठ गया। इधर नंदनी की आंख 4:30 बजे खुली। जब उसे बाथरूम जाना था, उसने बगल में देखा तो विद्युत नहीं था। कुछ देर इंतजार किया पर नहीं आया, तो उसने अपनी माँ को जा करके जगाया और कहा कि विद्युत कमरे में नहीं है। मम्मी दौड़ी, बाहर देखा तो मेन गेट खुला था। उसके होश उड़ गए। 3-4 जन दौड़ करके स्टेशन की तरफ भागे, कोई साइकिल, मोटरसाइकिल लेकर के, जिसे जो मिला उससे ही। तब तक 5 बज रहे थे, ट्रेन 20 मिनट लेट थे। विद्युत का दिल जोरों से धड़क रहा था, डर के मारे उसकी सांसें फूल रही थे। खैर तभी ट्रेन थोड़ी देर में खुलने के अनाउंसमेंट हुए। विद्युत की जान में जान आई। वह दौड़ करके 3rd AC डिब्बे में घुस गया और टॉयलेट में जा करके छुप गया। इधर नंदनी के घर वालों को भी पता था कि ट्रेन 5-5:15 बजे खुल जाती है, तो सब गाड़ी स्पीड से भगा रहे थे और जैसे ही स्टेशन पहुंचे गाड़ी खुल चुकी थी। दौड़ करके नंदनी के 2 चचेरे भाई चलती ट्रेन में घुस गए। उन्होंने सोचा जल्दबाजी में कहीं जनरल में ना घुसा हो, इसलिए जनरल में ढूंढना शुरू किया। पूरा डब्बा छान मारा पर विद्युत कहीं ना मिला। ट्रेन चल रही थी, वे लोग इस डिब्बे से उस डिब्बे में भाग रहे थे, पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे, पर विद्युत का कहीं अता पता नहीं था। सबका दिमाग शून्य हो रहा था। सब सोच में पड़ गए थे, अगर लड़का भाग गया तो मुसीबत हो जाएगी, दुल्हन की विदाई कैसे होगी, और अगर दुल्हन विदाई नहीं हुई तो आने वाले संकटों का अंदेशा सबको भयभीत कर रहा था। इधर विद्युत टॉयलेट में सांस रोके खड़ा था। जरा सी आहट होती तो उसकी जान जाने लगती। पसीने से तरबतर हो रहा था, बार बार अपने इष्ट को याद कर रहा था। ट्रेन चल रही थी और नंदनी के दोनों भाई जनरल से स्लीपर से एसी कंपार्टमेंट में घुसे ही थे कि टीसी ने पकड़ लिया और टिकट मांगा। दोनों ने टाल मटोल करने की कोशिश की तो टीसी ने जुर्माना लगा दिया, दोनों मिला करके 3000 रुपए। परंतु वह लोग तो पैसा क्या पर्स भी नहीं लाए थे, और उस समय तो मोबाइल भी ज्यादा प्रचलित नहीं था, तो गूगल और पेटीएम कहां से होता। मजबूरन दोनों को रास्ते में उतरना पड़ा, नहीं तो टीसी पुलिस बुलाने की धमकी देने लगा। बहुत देर बाद विद्युत किसी यात्री के द्वारा दरवाजा खटखटाने पर बाहर आया और जा करके किसी सीट के कोने में बैठ गया। वह अभी बहुत डरा हुआ था, परंतु अब वह अपनी मंजिल के करीब था। 1-1.5 घंटे में दिल्ली पहुंचने वाला था। बाद में टिकट कलेक्टर से विद्युत ने टिकट निकलवा ली और अपनी सीट पर बैठ गया। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, पर अब वह जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था।
करीब 1 घंटे बाद ट्रेन दिल्ली पहुंच गए। विद्युत के जान में जान आई। जैसे ही ट्रेन रुकी, विद्युत लपक करके उतर गया। फिर उसने टैक्सी ली और घर की ओर चल दिया। बार बार टैक्सी की स्पीड बढ़ाने के लिए ड्राइवर को कह रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई आ करके अभी भी पकड़ ना ले। कुछ ही मिनटों में टैक्सी उसके घर के गेट पर थे। विद्युत उतरा तो उसके पापा घर पर ही थे। मम्मी शारदा देवी रसोई में थी। अरे विद्युत बेटा, आ गए तुम? शादी कैसी रही? विद्युत के पापा ने पूछा। पति की आवाज सुनकर के शारदा देवी बाहर आ गई और बेटे का उतरा चेहरा देख करके हड़बड़ा गई। क्या हुआ बेटा, तू इतना मुरझाया हुआ क्यों है? तुम्हारा ब्रीफ केस कहाँ है? रोहित नहीं आया? एक ही बार में कई सवाल पूछ डाले माँ ने। विद्युत अपनी माँ से लिपट करके फपक पड़ा। क्या हुआ मेरे बेटे को? किसी ने कुछ कहा क्या? बताओ ना विद्युत। शारदा देवी हैरान परेशान हो करके उससे पूछ रही थी, पर विद्युत रोए जा रहा था। थोड़ी देर में वह शांत हुआ तो उसने सारी बातें विस्तार से मम्मी पापा को बताया, जिसे सुन करके दोनों दंग रह गए। क्या इतना बड़ा धोखा? उसके पापा चिल्लाए। इस रोहित के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। इस रोहित के बच्चे की हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इतना बड़ा मजाक करने की? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। उनकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। सुरेश बाबू का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वे सोच सोच करके पागल हो रहे थे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वह क्या उनकी फैमिली ने भी कभी सोचा भी नहीं था कि उनके बच्चों के साथ कभी ऐसा भी कुछ हो सकता है। पढ़ने लिखने की उम्र में कोई कैसे उसके पल्ले इतनी बड़ी जिम्मेदारी बांध सकता है, पर वह इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कतई तैयार नहीं थे। उनका दिमाग चक्कर खा रहा था और वो पूरे घर में चक्कर लगा रहे थे। कुछ घंटे बाद आशीष और आशा भी कोचिंग से वापस आ गए। पापा को परेशान देख करके आशीष बेचैन हो उठा और उसने पूछा, पापा क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? शारदा देवी ने कहा, नहीं बेटा, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारे छोटे भाई विद्युत की जिंदगी बर्बाद हो गई है। और फिर उन्होंने सारा किस्सा कह सुनाया। सुन करके आशीष के पैरों तले जमीन खिसक गई। आशा भौचक्की थी। नहीं, यह नहीं हो सकता है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। ऐसा हो चुका है बेटा, शारदा देवी ने कहा। इससे पहले कि वह लोग कोई नागवार हरकत करें, हमें पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए। इस शादी को हम किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा हो चुका है बेटा, शारदा देवी ने कहा। इससे पहले कि वह लोग कोई नागवार हरकत करें, हमें पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए। इस शादी को हम किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। सर्वसम्मति से पुलिस कंप्लेन कर दी गई। किडनैपिंग और नाबालिग के साथ जबरदस्ती बंदूक दिखा करके शादी करने का आरोप दायर कर दिया गया। इस तरह विद्युत और नंदनी की शादी कागजों पर सिमट करके रह गई। कुछ ही दिनों में यह बात सारे रिश्तेदारी में आग की तरह फैल गई। कुछ सिंपैथी दिखा रहे थे और अपनी अपनी सलाह दे रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ और लोग हंसी भी उड़ा रहे थे। विद्युत के पापा मुख्य आरोपी में रोहित का नाम दर्ज कराना चाहते थे, परंतु विद्युत ने कहा, पापा वह स्टूडेंट है, अगर केस मुकदमे में उसका नाम आएगा तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आई एम श्योर उसकी कोई मजबूरी रही होगी। वह मेरा बेस्ट फ्रेंड था, वह मेरे ही साथ बेवफाई नहीं कर सकता। विद्युत और दोनों बच्चों के समझाने पर सुरेश बाबू मान गए और मुख्य आरोपी में नंदनी के पापा और उसके दोनों भाइयों का नाम दे दिया। बाकी रोहित की मौसी का भी नाम आया साजिश में शामिल होने के लिए। फिलहाल शादी स्थगित हो गई। विद्युत ने उसके बाद रोहित का मुंह न देखा। विद्युत अपनी पढ़ाई में व्यस्त होने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह हादसा, वो डर उसे हमेशा परेशान करता रहा। वह चाह करके भी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा था। रोहित की बेवफाई उसे डसती थी। आशीष और आशा उसे खुश रखने की भरपूर कोशिश करते। कभी बैडमिंटन तो कभी क्रिकेट जबरदस्ती खिलाते। धीरे धीरे विद्युत सामान्य होने लगा था। केस सुरेश बाबू संभाल रहे थे। शहर के नामी वकील तारक वर्मा उनका केस हैंडल कर रहे थे। दिन बीतते गए, साल बदलते गए, केस चलता रहा। इधर नंदनी नाम की सुहागन बनी अपनी तकदीर पर आंसू बहाती रही, अपनी तकदीर को कोसती रही।
पर उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। नंदनी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, फिर अपने पापा से विनती करके बीएड में दाखिला ले लिया था। नंदनी के बाद पापा अमरेंद्र बाबू बेटी की तकदीर संवारने के चक्कर में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा करके कंगाल हो चुके थे। 2 बेटियों का ब्याह की जिम्मेदारी सर पर थी। एक बेटा जो सबसे छोटा था अभी कमाने के लायक नहीं था, जिससे थोड़ी मदद मिल जाती थी। नंदनी सिलाई का काम सीख ली थी तो गांव की औरतों एवं लड़कियों के कपड़े की सिलाई करके अपनी पढ़ाई का खर्चा और घर गृहस्थी में मां का हाथ बटाने की कोशिश करती। नंदनी का घमंड जाने कहाँ गया था। अब वह संजीदा एवं उदास रहने लगी थी। उसे सखी सहेलियों में भी मन नहीं लगता था। रात दिन यही चिंता सताती थी कि अगर केस हार गए तो क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी बहनों की शादी का क्या होगा। विद्युत को देखे 4 साल गुजर गए थे। नंदनी की जान जाती थी उसे देखने के लिए, पर हाय रे, उनका फोटो भी नहीं था उसके पास। नंदनी अक्सर तन्हाई में उसे याद करके फपक पड़ती, परंतु तन्हाई में उसके आंसुओं के सिवा कोई इसके साथ ना था। उसके आंसू मचल उठते अपने साजन की याद में। रात और दिन दिया जले, मेरे मन में भी अंधियारा है, जाने कहाँ है ओ साथी, तू जो मिले तो जग उजियारा है। उसकी सारी सहेलियां शादी ब्याह करके ससुराल चली गई। बेचारी नंदनी अपने पिया के इंतजार में दिन काट रही थी। नंदनी की दोनों बहनें कोमल और नेहा उसका भरपूर ख्याल रखने की कोशिश करती, पर नंदनी को कुछ नहीं सुहाता। जिंदगी उसे बेरंग लगती विद्युत के बिना। क्या होली क्या दिवाली उसके लिए सब फीके थे। कई बार सोचती कि क्या विद्युत भी कभी मुझे याद करते होंगे। मजबूरी में ही सही हमारी शादी तो हुई है, उनकी पत्नी हूँ, क्या उन्हें मेरी याद नहीं सताती। विद्युत नंदनी को भूल से भी याद नहीं करता था। विद्युत के लिए यह शादी एक भयानक सपना था जिसे वह भूल जाना चाहता था। वह अपनी पढ़ाई में मशगूल रहना चाहता था। उसके दोस्त उसे घेरे रहते थे ताकि वह भी उदास ना हो। उसके दोस्तों को उसके लिए बुरा लगता था, हालांकि यह सब उसके कुछ एक खास दोस्तों को ही पता था जो उसके बेहद करीब थे और उसके शुभचिंतक थे। वे उसे हंसता हुआ पहले जैसा बिंदास बेपरवाह देखना चाहते थे और धीरे धीरे वह सब कुछ भूलने लगा था। शादी नंदनी सब कुछ। आशा की शादी हो गई थी और वह अपने पति के साथ बंगलौर सेटल हो गई। उसके हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लिमिटेड कंपनी में कार्यरत थे, सो आशा की लाइफ सेट थी। आशीष रेलवे में इंजीनियर के रूप में पोस्टेड था। विद्युत की भी आर्किटेक्ट की पढ़ाई पूरी हो गई थी। सुरेश बाबू और शारदा देवी पूरे सुकून थे कि सभी बच्चों का करियर सेट हो गया था। शारदा देवी को अपने छोटे बेटे विद्युत की चिंता सताती थी, क्या होगा उसके भविष्य का। विद्युत को शादी तो दूर, अब लड़की के नाम से भी छींक आती थी। शादी के नाम से उसे नफरत थी, पर शारदा देवी भी कहाँ हिम्मत हारने वाली थी। आशीष की शादी के बाद विद्युत का भी फ्यूचर सेट कर देने का इरादा था, पर नियति को क्या मंजूर है कौन जानता है। नौकरी लगते ही आशीष के लिए रिश्तों की लाइन लगने लगी। रोज कोई ना कोई आ टपकता रिश्ता लेकर के। शारदा मेहमानों को स्वागत कर करके थक गई थे, पर आशीष को कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रहे थे। इनफैक्ट उसे अभी शादी करने को जरा भी मन नहीं हो रहा था, पर घरवाले के दबाव के कारण उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। बड़ी छानने बीनने के बाद आखिरकार एक लड़की पसंद आ गई। लड़की देखने में सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, बड़े घर की थी, 2 भाइयों की इकलौती बहन थी, दोनों भाई उससे बड़े थे। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थी। सब मेहमान आने शुरू हो गए थे। आशा भी अपने पति सौरभ समेत आ गई थी। विद्युत तिलकोत्सव के दिन आ रहा था। वह भी भाई की शादी के लिए बहुत एक्साइटेड था, बहुत सारे प्लानिंग कर रखा था। खाने का मेन्यू, बैंड, डीजे, डांस, जयमाला, सब कुछ। तिलकोत्सव की तैयारी हो रही थी। एक एक करके नाते रिश्तेदार आ रहे थे। मौसेरी, ममेरी, फुफेरी, चचेरी, सभी बहनों का आना आरंभ हो गया था। सबके बच्चे और हस्बैंड भी आए थे। घर में खूब रौनक थी, हंसी ठहाके गूंज रहे थे।
मेहमानों को ठहरने के लिए पंडाल सजाए जा रहे थे। कैटरिंग वाले खाने का भरपूर इंतजाम कर रहे थे। हलवाई मिठाई बनाने में लगे थे। खाने पीने ठहरने में कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसे सुरेश बाबू इसका भरपूर ख्याल रख रहे थे। विद्युत भी सुबह सुबह हाजिर था और घर आए मेहमानों की आओ भगत करने में लगा था। साथ ही मार्केटिंग की पूरी जिम्मेदारी उसी के सर पर थी। क्या सामान आएगा, कहां से आएगा, किसे क्या करना है, क्या मिलेगा। दूल्हे का सूट, दूल्हे की शेरवानी सब वही देख रहा था। आशीष सिर्फ दूल्हा बना बैठा था और किसी से सरोकार नहीं था। वह निश्चिंत था क्योंकि सारा अरेंजमेंट उसके भाई और बहन मिलकर के संभाल रहे थे। शारदा देवी कभी इधर तो कभी उधर हैरान परेशान घूम रही थी, क्योंकि देवी देवताओं को मनाने की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही थी। कहीं कोई चूक ना हो जाए वह डर रही थी, इसलिए एकदम सजग थी। रात में तिलक के बाद सारे मेहमानों को खिला पिला करके विदा कर दिया गया। बाद में घर के सब लोग खाना खाने बैठे। तिलक में क्या क्या सामान आया है, क्या बढ़िया आया है, सबकी समीक्षा होने लगी। कहीं लड़की वालों से कोई चूक तो नहीं हुई, सब पर गौर किया जाने लगा। शारदा देवी खुश थी। लड़की वालों ने सिरनी सौगात देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भर भर के दौरे डले आए थे। मिठाइयाँ, फल, सूखे मेवे से भरे हुए थे। फर्नीचर से लेकर के इलेक्ट्रिकल सामान, स्टील से लेकर के चांदी तक के सभी बर्तन से पूरा आंगन भर गया था। देख करके लग रहा था शादी भी शानदार होगी, और वाकई शादी भी शानदार हुई। लड़की वालों ने कोई कमी नहीं रखी और ना ही लड़के वालों ने। दोनों पक्षों ने दिल खोल करके पैसे खर्च किए। जयमाला, बारातियों का भव्य स्वागत देख करके गांव वाले और मेहमानों की आंखें चौंधिया गई। गाना बजाना, खाना पीना, डांस, डीजे सब एवन था। विद्युत भी जम करके डांस किया अपने भाई की शादी में, और इस तरह आशीष और आदित्य दुल्हन एक हो गए। बहुत सुंदर और सुलझी हुई थी। आशीष संतुष्ट था उसे पा करके। विद्युत भी भाभी से मिल करके बहुत खुश था। भाई के मायके में उसका भी भव्य स्वागत हुआ था। भाभी की चचेरी, फुफेरी, ममेरी ने खूब आओ भगत किया था। सारी लड़कियां उस पर जान छिड़क रही थी, पर विद्युत भी इम्प्रेस था सबसे मिल करके। भैया और भाभी के हनीमून के लिए विद्युत ने गोवा के 2 सरप्राइज टिकट दिए, जिसे पा करके आशीष हैरान था। वहीं आदित्य खुश हो रही थी। 4 दिन बाद का टिकट था। आदित्य मन ही मन एक्साइटेड थे इस ट्रिप के लिए। इधर नंदनी के पापा को भी खबर मिल गई थी कि विद्युत के बड़े भाई की शादी हो गई है। केस वे लोग हारने के कगार पर थे, तो सोचा यही सही मौका है। मेहमानों के सामने जा करके उनके पैरों में गिर जाऊंगा तो शायद वे लोग मना नहीं कर पाएंगे। और फिर मौका देख करके नंदनी के पापा अपने 1-2 निकट संबंधियों को ले करके पहुंच गए विद्युत के घर। गनीमत थे विद्युत अभी थोड़ी देर पहले ही आशीष और आदित्य को स्टेशन छोड़ने गया था। कुछ मेहमान गए थे, कुछ जाने की तैयारी कर रहे थे। आशा माँ के साथ किचन में थे। उसके पति सौरभ डाइनिंग हॉल में बैठे करके टीवी पर न्यूज देख रहे थे। साथ में 1-2 मेहमान और भी साथ बैठे न्यूज देख रहे थे। विद्युत के पापा सुरेश बाबू अभी अभी नहा करके निकले थे और तौलिए से शरीर पोंछ रहे थे। तभी नंदनी के पापा 2 लोगों के साथ घर में घुसते हैं। सुरेश बाबू गुस्से को काबू में कर करके हक्के बक्के उन्हें देखने लगते हैं। मेहमानों के सामने सुरेश बाबू कोई तमाशा नहीं चाहते थे, इसलिए खामोशी से कपड़े बदलने चले गए। नंदनी के पापा हाल में अपने संबंधियों के साथ सोफे के कोने में बैठ गए। फूफा जी ने पूछा, कहाँ से आए हैं, किससे मिलना है? तो वे सकपकाते हुए बोले कि मैं लोदीगंज से आया हूँ, सुरेश बाबू से मिलना है। तो फूफा जी ने आवाज लगाई, सुरेश जी इधर आइए, आपसे कोई मिलने आया है। पहले तो सुरेश बाबू ने नजरअंदाज किया, पर 2-3 बार आवाज लगाने पर उन्हें बाहर आना ही पड़ा। आकर के वह डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींच करके बैठ गए और कड़े शब्दों में पूछा, कहिए क्या काम है? इतना सुनते ही नंदनी के पिता उनके पैरों के समीप आ करके नीचे ही बैठ गए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, मेरी लाज रख लीजिए, मेरी इज्जत आपके हाथ में है। मेरी बेटी को अपना लीजिए, आप यह केस वापस ले लीजिए।
मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ। सुरेश बाबू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उनके बेटे के साथ जो नाइंसाफी हुई वो कतई भूलने के लिए तैयार नहीं थे। वो चीखने लगे, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। तुम्हारी बेटी की जिंदगी खराब करने के लिए तुम जिम्मेदार हो, हम नहीं। ब्याह से पहले सोचना चाहिए था कि तुम कहाँ घुसने की गुस्ताखी कर रहे हो। तुम्हारी बेटी है, तुम जानो, तुम्हें पहले सोचना था। आवाज सुन करके आशा और शारदा दौड़ पड़ी डाइनिंग हॉल की ओर। क्या हुआ पापा, क्यों इतने गुस्से में हो? कौन आया है? फिर उसकी निगाहें कुर्सी के समीप बैठे शख्स पर पड़ी तो उसने प्रश्न भरी नजरों से अपने पापा की ओर देखा। कौन है? उन्होंने आंखों ही आंखों में उसे इशारे से बताया। फिर तो आशा और शारदा देवी आग उगलने लगी। और मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करके आपको चैन नहीं पड़ा? अब क्या लेने आए हैं? मेरा भाई शादी के नाम से भी घबराता है, लड़कियों से कोसों दूर भागता है। पता नहीं फ्यूचर में भी शादी ब्याह करेगा या नहीं। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इस सब की वजह आप हैं। निकल जाइए मेरे घर से और फिर कभी अपनी मनहूस सूरत मत दिखाना। शारदा देवी दहाड़ रही थी। नंदनी के पापा फिर भी दोनों हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहे थे, परंतु कोई उनकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। पता नहीं क्यों आशा के पति सौरभ को नंदनी के पिता पर दया आने लगी। उन्होंने बात बिगड़ते देख करके कहा कि आज आप जाइए, बाद में आइएगा। नंदनी के पापा को उनके सहानुभूति से राहत महसूस हुई। उन्हें उम्मीद की किरण नजर आई। उन्होंने भी सौरभ की बात मान ली और वहां से जाना ही ठीक समझा। लेकिन सौरभ से गिड़गिड़ाने लगे कि बेटा हो सके तो अपना कोई फोन नंबर दे दो ताकि मैं अगली बार आपसे पूछ करके आऊं। सौरभ ने पहले तो कहा कि मेरा कोई फोन नहीं है। सौरभ का मन तो बिल्कुल नहीं था, वह इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता था। ऊपर से आशा से भी डर रहा था उसे। अगर पता चल गई तो खैर नहीं, पर उनके बहुत गिड़गिड़ाने पर वह पसीज गया और इनकार नहीं कर सका। अपने ऑफिस का नंबर दे दिया। नंदनी के पापा को मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, इतना संतोष हो रहा था। खैर मौके की नजाकत को समझते हुए वहां से चले जाना ही उचित समझा। अफसोस तो था पहली बार बेटी के ससुराल आए पर कोई पानी भी पूछने वाला नहीं था। मन ही मन दुखी हो वहां से निकल गए। घर का पूरा माहौल खराब हो चुका था। सबके माथे पर सिकन थी। माहौल एकदम भारी सा हो गया था। सुरेश बाबू गुस्से से अभी भी झुंझला रहे थे और बड़बड़ा रहे थे, जाहिल गंवार आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर तक आने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, पुलिस के हवाले कर दूंगा हरामखोर को। और आशा और सौरभ उन्हें शांत करने में लगे थे। पापा गुस्सा थूक दीजिए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लीजिए थोड़ा पानी पी लीजिए। आशा ने पानी का ग्लास पापा की ओर बढ़ाते हुए कहा। सुरेश बाबू ने थोड़ा सा पानी पिया और थोड़ा शांत हुए। वो तो गनीमत थी किसी ने सौरभ का नंबर देते हुए नहीं देखा था, वरना पता नहीं क्या होता। विद्युत भाई को ट्रेन पकड़ा करके वापस आ गया था। सब शांत रहने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसे कुछ पता नहीं चले। विद्युत का कोई भी टेंशन देना नहीं चाहता था। घर में अजीब सी शांति थी जिससे विद्युत भी हैरान था। पर उसने सोचा शायद मेहमान चले गए हैं, भैया भाभी भी नहीं हैं, इसलिए इतना सन्नाटा पसरा हुआ है। उसे अच्छा नहीं लग रहा था घर में, इसलिए खाना खा करके अपने दोस्तों के घर चला गया टाइम पास के लिए। थके हारे कदमों से नंदनी के पिता घर में कदम रखते हैं। मायूसी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। नंदनी आंगन में चापाकल पर कपड़े धो रही थी और उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। पति को यूं थके हारे उदास चेहरे के साथ देख करके ही नंदनी की माँ समझ गई थी कि कुछ अच्छा समाचार नहीं है। फिर भी लपकी पीड़ा ले करके बैठ जाइए और नेहा को पानी लाने के लिए कहा। नेहा पानी और गुड़ लेकर के आई। वह उन्होंने गुड़ खाने से मना कर दिया। पानी पिया और ठंडी आहें भरते हुए कहा, नंदनी की माँ, लगता है इस जन्म में लाडो की डोली नहीं उठेगी। हम तो सोचे थे कि समय के साथ उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और अपनी लाडो को अपना लेंगे, पर वे लोग तो आज भी उतना ही गुस्से में बैठे हैं। क्या होगा हमारी बेटी का? अगर केस हार गए तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कहाँ जाएंगे अपनी बेटी को लेकर के? बड़ी भूल हुई जो बड़े
घर में बेटी को पहुंचाने का लालच कर बैठे। यह भूल गए कि बड़े घर के लोगों का स्टेटस, रुतबा, सगे संबंधी, उनकी सोच सब बड़ी होती है। वह हम जैसे छोटे गरीब लोगों को भला क्या भाव देंगे। आप इतने मायूस ना होइए, पहले बताइए क्या हुआ। वहां पर उन्होंने क्या कहा, वही कहा जिसकी उम्मीद थे। फिर उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। सुन करके नंदनी की माँ सर पकड़ करके बैठ गई और नंदनी जो चापाकल पर कपड़े धुल रहे थे, इन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने क्या क्या ख्वाब देख लिए थे। लगा था पापा की विनती से विद्युत जी के पापा का हृदय पिघल जाएगा, उसकी सासू माँ उसे माफ करके अपने घर की बहू स्वीकार कर लेंगे। पर अपने पिता के लिए इतना तिरस्कार, इतना अपमान सुन करके उसका मन कड़वाहट से भर गया। एक पल के लिए उसे नफरत सी होने लगी अपने ससुराल वालों से। उसके सारे सुनहरे सपने एक पल में चकनाचूर हो गए थे। अपने पिता के लिए इतना अपमानजनक रवैया सुन करके उसका मन भीतर तक कठोर हो गया। 2 मिनट के लिए उसके मन की सारी कोमलता लुप्त हो गई। जी चाह रहा था कभी उन लोगों का मुंह न देखे। सब यही सोच रहे थे, अब क्या होगा। नंदनी की माँ देवी देवताओं को मनाने में लगी थी। अब आप ही सहायता करिए देव, कोई तो रास्ता बताइए। खैर कुछ दिनों बाद मामला फिर शांत हो गया। नंदनी के पिता भी थोड़े दिनों के लिए चुप हो गए। विद्युत की पढ़ाई पूरी हो गई थी। उसने दिल्ली में ही अपनी माँ पापा के साथ रह करके प्रैक्टिस करने का सोचा। बड़ा भाई पहले ही दूर था, सो विद्युत अपने मम्मी पापा को अकेले छोड़ना नहीं चाहता था, तो वह दिल्ली में ही शिफ्ट हो गया। आशीष तो छुट्टियों में ही आ पाता था कभी कभार। एक दिन सौरभ ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी फोन की घंटी बजी। फोन उठाया तो फोन पर नंदनी के पापा थे। अत्यंत ही विनीत शब्दों में बोल पड़े, कैसे हो आप? समधी जी का समाचार ठीक है ना? हमारे दामाद जी कैसे हैं? बेटा आप ही कुछ करो, मेरी बेटी का जीवन उजड़ने से बचा लो। हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, पर इसकी सजा मेरी नंदनी को मत दीजिए। इसमें कोई कसूर नहीं है इसका। मेरी बेटी को अपना लीजिए, मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। सौरभ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सांत्वना दे। कुछ कहता उससे पहले ही उन्होंने कहा कि लो बेटा, मेरी बेटी आपसे कुछ बात करना चाहती है, कह करके फोन नंदनी को थमा दिया। नंदनी सकचाते हुए फोन हाथ में ले लेती है और कान के पास ले जाते हुए घबराते हुए हेलो कहती है। सौरभ का मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, पर कुछ सोच करके हेलो कहा। जी प्रणाम, सामने से आवाज आई। और बताइए कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया, सौरभ अनमने ढंग से कहा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, फोन रखती हूँ, कह करके फोन रखने लगी। तो सौरभ थोड़ा शर्मिंदा हो गया। ऐसा नहीं है, वह क्या है ना, ऑफिस में बहुत काम है इसलिए। और बताइए आप क्या कर रही हैं आजकल? जी ठीक हूँ, ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड भी कंप्लीट हो गया है। अब आगे जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ। फिर 2-4 बातें करने के बाद सौरभ ने अनुमान लगाया कि लड़की बातचीत में ठीक ठाक ही है, सुंदर है। ये तो पहले से ही पता था कि लड़की बहुत खूबसूरत है। ना जाने क्यों सौरभ को नंदनी पर दया आ रही थी। फोन पुनः नंदनी के पापा ने ले लिया और गिड़गिड़ाते हुए पूछा कि बेटा हम कब आएं? तो सौरभ ने कहा मैं आपको सोच करके बताता हूँ। 1 महीने बाद होली है, तो मैं कुछ दिन बाद बताता हूँ कि क्या हो सकता है, कह करके सौरभ ने फोन काट दिया। नंदनी और उसके पापा दोनों को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। बहुत दिनों बाद नंदनी थोड़ी चिंतित दिखी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान देख करके उसके पिता को बड़ा संतोष हुआ। सौरभ ने बहुत सोचा, इस विषय पर मंथन किया। उसने सोचा कि लड़की ठीक ठाक ही है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, परिपक्व है। एक ही दिक्कत है कि गरीब घर की है, पर इसमें उसका क्या कसूर है? उसका तो इसमें कोई दोष नहीं है। और फिर अमीर गरीब होने से लड़के वालों को क्या फर्क पड़ता है? लड़के को कौन सा ससुराल में बसना है? आई थिंक मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए। कहते हैं जो करे सो हरि करे, ईश्वर के आगे किसकी चलती है? किसी न किसी को नेक काम करने के लिए प्रभु चुन ही लेते हैं, और इस काम के लिए ईश्वर ने सौरभ को चुना था।
सौरभ ने फिलहाल ये बात किसी को ना बताई। सही समय आने का इंतजार करने लगा। सौरभ नेक दिल इंसान था, यह नंदनी के लिए फरिश्ता बन करके आएगा, ये तो नंदनी ने भी सपने में नहीं सोचा था। वह मन ही मन ढेरों दुआएं दे रहे थे। उसकी धड़कनें बेचैन हो रही थी अपने पी से मिलने के लिए। अंजाम से बेखबर इन धड़कनों को क्या पता था कि उसे इतने इम्तहानों से गुजरना होगा अपने उस संग दिल सनम से मिलने के लिए। वो तो बस बेताब था। नंदनी, जिसने बरसों पहले मुस्कुराना छोड़ दिया था, राह चलते गांव वालों के तानों से तंग आकर के कहीं आना जाना छोड़ दिया था, घर में ही पड़ी रहती। पहले जहां शादी ब्याह के नाम पर ही खुशी से उछलते कूदते रहती थे, वहीं अब उसे किसी चीज से सरोकार नहीं था, कुछ में भी शामिल नहीं होती। उसकी बहनें उसे मनाती रहती पर उसका जरा भी दिल नहीं करता जाने का। वह बहाना बना करके टाल देती। उसके चेहरे से रौनक चली गई थी जिसपे कभी उसे नाज हुआ करता था, परंतु सौरभ की बातों से उसे थोड़ी तसल्ली हुई थी। एक उम्मीद की लौ जगमगाई थी और सालों बाद उसके चेहरे पर वही पुराना नूर था। आसमान में तारे बिछे हुए थे, चांद भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। नंदनी खुले आसमान के नीचे छत पर खाट बिछा करके लेटी हुई थी, मुसलसल सोचे जा रही थी। आज चांद की चांदनी उसे खूबसूरत लग रही थी। यूं तो विद्युत को देखे जमाना हो गया था, पर उसकी तस्वीर आज भी उसके दिल में हूबहू थी। हाँ, कभी कभी उसकी तस्वीर धुंधली होने लगती थी और उसका विश्वास भी कि शायद अब उसे दोबारा ना देख पाएगी, पर उसने आस नहीं छोड़ा और इसी आस के भरोसे शायद वह जिंदा थी कि एक ना एक दिन उसके सपनों का राजकुमार उसे जरूर मिल जाएगा। आज वह खुश थी और चांद को निहारते हुए अनायास ही गुनगुना उठे, रंग दिल की धड़कन है, लाती तो होगी याद उनको भी मेरी ही आती तो होगी। ओह, आज बड़ी पिया की याद आ रही है, पीछे से छोटी बहन कोमल ने छेड़ा। क्या बात है दीदी, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। चल छोटी, मुझे तंग करना बंद। इतने भी सुहाने दिन नहीं आए हैं कि तुम्हारे जीजा जी का फोन आए। वह तो शायद सोचते भी ना होंगे मेरे बारे में। नंदनी मायूस हो करके बोली। सॉरी दीदी, मैंने तुम्हें मायूस कर दिया, पर कोई बात नहीं। तू देखना, वह दिन जरूर आएगा जब जीजू आपको याद भी करेंगे, फोन भी। सुन करके नंदनी फीकी हंसी हंस दी। होली नजदीक आ रहा था और घर में पेंटिंग का काम चालू था। विद्युत अपने काम के साथ साथ घर का काम भी मैनेज कर रहा था। अपना छोटा सा ऑफिस खोल रखा था जिसमें वह प्रैक्टिस करता था। जैसे कि तंगी घर में थी नहीं तो वह भी तनाव मुक्त था, मजे मजे से प्रैक्टिस चालू था। शारदा देवी का बड़ा मन था कि इस बार होली में बेटा बहू के साथ साथ बेटी दामाद को भी बुलाया जाए। उन्होंने अपनी मनसा सुरेश बाबू को बताई तो वह भी सहर्ष स्वीकृति दे दिए। यह भी कोई पूछने की बात है? बिल्कुल बुला लीजिए। होली में सपरिवार साथ होंगे, इससे बढ़कर के खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। शारदा देवी काम से फुर्सत पा करके पहले आशा को और बाद में आशीष को फोन लगाया और दोनों आने के लिए राजी हो गए। आशा भी इसी बहाने आदित्य से मिलना चाहती थी, उसे समझाना चाहती थी, अपनी भाभी के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। शारदा देवी खुश हो गई। आशा के आ जाने से शारदा देवी को बड़ी राहत मिली थी। पूरा घर अस्त व्यस्त था। आशा ने धीरे धीरे सब समेट दिया। आशा के आने से विद्युत भी टेंशन फ्री हो गया था, अपने काम पर फोकस कर सकता था। आशा के साथ सौरभ भी आया था। सौरभ मन ही मन प्लानिंग कर रहा था कि उन लोगों को कब बुलाना ठीक रहेगा। फिर आशीष और आदित्य भी आ गए। पूरे घर में रौनक आ गई। घर में खुशियों का माहौल था। विद्युत अपनी भाभी का दीवाना हो रहा था, उनके आगे पीछे घूम रहा था, हर चीज का ख्याल रख रहा था। आदित्य को भी अच्छा लग रहा था। घर वालों से इतना स्नेह, इतना प्यार पा करके फूली नहीं समा रही थी। होली का दिन था। घर में पुआ पकवान बनाया जा रहा था, भजिए तले जा रहे थे। शारदा देवी रसोई का काम संभाल रही थी और आशा बाहर अड़ोस पड़ोस में मिठाई पकवान बांट रही थी। आदित्य सबको खिला रही थी। विद्युत भी खुश हो करके अपने अपने भांजे के साथ खेल रहे थे। चारों तरफ रौनक थी, पूरा घर जैसे खिलखिला रहा था। तभी मेन गेट किसी ने खटखटाया। गेट खोलने विद्युत ही गया।
गेट खोला तो सामने एक बुजुर्ग को खड़ा देख करके थोड़ी देर के लिए सकपकाया। 7-8 सालों में नंदनी के पिता का चेहरा लगभग भूल ही गया था और फिर शक सुबह भी नहीं था कि वह लोग इस तरह उसके आगे आ जाएंगे। उसने दरवाजा छोड़ा और अंदर आने को कहा। नंदनी के पिता थोड़ा खुश होकर के अंदर आ गए और जैसे ही घर के अंदर कदम रखते हैं घर की सारी खुशी गायब हो गई। सबके चेहरे लाल हो गए। सुरेश बाबू गुस्से से तिलमिला उठे और चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस घर में कदम रखने की? तुम्हारी इतनी जुर्रत? सुरेश बाबू गुस्से से खौल रहे थे और नंदनी के पापा बुद्ध बने खड़े थे। तभी सौरभ ने हिम्मत करके इशारा किया, बैठ जाइए, और फिर वह वहीं कुर्सी पर बैठ गए। पूरे घर में तनाव का माहौल था। विद्युत सदमे में था, बिल्कुल चुप। फिर सौरभ ने मौका देख करके हौले से कहा, पापा जी शांत हो जाइए। नंदनी के पिता सुरेश बाबू के पैरों में गिर पड़े। समधी जी, जो हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, माफ कर दीजिए और मेरी बेटी का ख्याल करिए। मेरी बेटी की जिंदगी नर्क होने से बचा लीजिए। नंदनी को अपना लीजिए, उसके बदले मैं सारी उम्र आपकी चाकरी करूंगा। सुन करके सुरेश बाबू का गुस्सा और तेज हो गया। क्या मैं तुम्हें नौकर रखूं? तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं। तुम समझते क्या हो खुद को? इस घर में तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। तूने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो रात के अंधेरे में भाग रहा था, अगर कोई मार देता तो, किडनैप कर लेता तो, कुछ भी हो सकता था। मैं इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी नहीं भूल सकता। चले जाओ यहाँ से। सौरभ की तो हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। थोड़ी देर बाद सौरभ ने बड़ी हिम्मत करके कहा कि पापा जी, होली का त्योहार है, क्यों अपना मन खराब करते हो? घर आए मेहमान का निरादर करना ठीक नहीं है। सुरेश बाबू दामाद की बात सुन करके थोड़े शांत हुए। शारदा देवी रसोई में भनभना रही थी गुस्से से। आदित्य के लिए सब नया था, वह हालात को समझने की कोशिश कर रहे थे। विद्युत को उसने अपने पास ही बैठा रखा था। फिर सौरभ ने धीरे धीरे सबको कन्विंस करना शुरू किया कि नंदनी जी सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो आपने विद्युत के लिए इतनी बुरी भी नहीं है। क्या हुआ जो हमारे स्टेटस की नहीं है तो अच्छा ही है। हमें क्या करना है उनकी अमीरी गरीबी से? कौन सा विद्युत को ससुराल में रहना है? लड़की गरीब घर की है तो थोड़ा आसानमंद भी रहेगी। सासू माँ को ज्यादा भाव देगी, आदर सम्मान देगी। सौरभ की बात आशीष को भी ठीक लगी। थोड़ा सहमत वह भी था। उसने भी कहा, जाने दीजिए ना पापा, जो हो गया सो हो गया। संतोष की बात यह है कि विद्युत अपने पास सही सलामत है। हम कौन सा उनके पैसों के लिए मरे जा रहे हैं? हमारे पास सब कुछ तो है, किसी चीज की कमी नहीं है। फिर लड़की कुछ ले करके आए ना आए क्या फर्क पड़ता है? सौरभ को थोड़ा और बल मिला। उसने और भी कई तरह से अपने ससुर को समझाया तो सुरेश बाबू थोड़े नरम हो गए। शारदा देवी का मन तो बिल्कुल नहीं था, पर पति के सामने कुछ बोल ना सकी। अब बारी थी विद्युत को मनाने की। सौरभ ने आशा से कहा, आशा अंकल को कुछ खिलाओ पिलाओ, दूर से आए हैं, भूख प्यास लगी होगी। नंदनी के पिता ने हाथ जोड़ दिए, नहीं बेटा रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। पर सौरभ ने दोबारा कहा तो आशा बेमन से प्लेट में कुछ मिठाई और भजियां ले आई और गिलास में ठंडा पानी भी। शाम को सौरभ विद्युत को छत पर एकांत में ले गए उसे समझाने के लिए। सौरभ ने कहा, देख विद्युत, अगर लड़की खराब होती तो मैं कभी हाँ नहीं करवाता, पर लड़की पढ़ी लिखी ठीक ठाक है, खूबसूरत समझदार है, तो किसी ना किसी को तो घर लाना ही है ब्याह के। तो फिर इसे ही क्यों नहीं? साधारण घर की है तो तेवर भी साधारण रहेंगे। माँ पापा की इज्जत करेगी, सेवा करेगी, यकीनन घर को भी संभाल लेगी। विद्युत अपने बहनोई की रिस्पेक्ट करता था तो धीमी आवाज में बोला कि नहीं जीजा जी, मैं उसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह पाऊंगा। मुझसे नफरत है उससे, मैं उसे देखना भी नहीं चाहता। ठीक है, तू उसे मत देखना, प्यार भी मत करना,
कम से कम इस घर के कोने में उसे थोड़ी जगह तो दे दो। अगर वह कुछ खा पी करके मरा गई तो क्या तुम उसके जिम्मेदार नहीं होगे? क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगे? देखो विद्युत, पापा मान गए हैं, तुम भी हाँ कर दो। विद्युत ने कहा ठीक है, पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, मैं उसे कुछ नहीं दे सकता, कोई खुशी नहीं। उसने मेरी खुशियों में आग लगाई है, उसे जीवन पर्यंत नहीं देखूंगा। सौरभ ने मन ही मन सोचा, एक बार आने तो दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रात होने वाली थी। सौरभ ने सोचा मामला जल्दी निपटाना होगा, इसलिए फटाफट हाल में दाखिल हुआ। आशीष टीवी देख रहा था। सुरेश बाबू यूं ही अखबार में नजर गड़ाए बैठे थे। सौरभ ने गला खखार करके थोड़ा सख्त लहजे में नंदिनी के पापा की ओर देख करके बोलना शुरू किया, सुनिए अंकल, इस घर से कोई लाने नहीं जाएगा आपकी बेटी को, आपको जरूरत है आप ही आ करके अपनी बेटी को पहुंचा जाइए। और हाँ, इस घर में जगह मिल जाएगी, पर इस घर के लोगों के दिल में नहीं। तो सोच लीजिए क्या करना है आपको। नंदिनी के पापा द्रवीभूत हो गए और मन ही मन सौरभ को ढेर आशीर्वाद दिया। ठीक है बेटा, मैं ले आऊंगा अपनी बिटिया को, आप सबका बहुत बहुत उपकार कह करके दोनों हाथ जोड़ दिए। ऐसा लग रहा था बेटी का बाप होना एक आदमी को कितना लाचार, बेबस, निरीह बना देता है। आश्वस्त होकर के नंदिनी के पिता वहीं से निकल पड़ते हैं। कोई नहीं था जो रोक लेता। मत जाइए, रात हो गई है, सुबह जाइएगा, रात यहीं गुजार लीजिए। फिर भी खुश हो करके जा रहे थे वो अपने घर। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।